हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो क्या था? दैट वाज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये हमें पता है कि फर्मेंटेशन हो या क्रेब्स साइकिल चले, आई मीन रेस्पिरेशन एरोबिकली परफॉर्म हो या एनारोबिकली परफॉर्म हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है और ना ही तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। कुछ पॉइंट्स हमने कल जैसे डिस्कस करे थे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट होती है, एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एटीपी, इनफैक्ट होती ही नहीं है। हम देखेंगे कि कोई एनारोबिक में कोई एटीपी का जनरेशन नहीं होता है। जो एटीपी हम बोलते हैं कि फर्मेंटेशन में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के बनते हैं। आज देखेंगे हम उसको कैसे बनते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था फर्मेंटेशन में यानी कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक में हमने क्या लिखा था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। आपको पता है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनते हैं 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। अगर ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, ठीक है, यानी कि कब करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर तो वो क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, है ना, दैट विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा जनरेट होंगे। हमने पढ़ा भी था कि नियर अबाउट 36 और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बड़ी ही यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर ये पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, ठीक है, तो इनसे 2 तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो ये तो कंफर्म है कि वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन होगा, है ना। तो क्या होगा वो, हम उसे क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कॉमन लैंग्वेज में तो। लेकिन हमारे जो बुक में दिया हुआ है वो यही क्या है? फर्मेंटेशन है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इनके साथ क्या हो सकता है? या तो ये अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल मेजरली किस में बनता है? बैक्टीरिया में या तो यीस्ट सेल्स में, ठीक है, मेनली तो इन यीस्ट सेल्स में, इन यीस्ट सेल्स में। अगर इनसे प्रोडक्ट जो फाइनल एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। अगर ये बन रहा है तो साथ में बनेगा CO2 भी, और एनर्जी कुछ रिलीज होगी, लेकिन हमें पता है कि वो एनर्जी इनकी नहीं होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस के फाइनल स्टेप की होती है, ठीक है। ये वाली जो रेस्पिरेशन है इसको हमने क्या नाम दिया था, जो अभी आज हम पढ़ेंगे, दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बस हमें यही पढ़ना है ना, और ज्यादा नहीं पढ़ना। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, दूसरी क्या कहानी होगी? अगर ये तो ईस्ट सेल्स में है, अगर और बैक्टीरिया में होगा, ठीक है। ये किस में होता है जनरली? ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, मेनली इन ह्यूमंस में। अच्छा, ह्यूमंस के आपको पता है ना, या तो मसल सेल्स में, हमें पता है जो हम पढ़ चुके थे, और कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। मसल सेल्स में कब लैक्टिक एसिड बनता है? जब लैक्टिक एसिड बनता है जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जॉगिंग, और आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो मसल फटीग हो जाता है ना। तो उस चीज़ को हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए क्या करते हैं? जब हमें थकान फील हो जाती है, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं ताकि हम मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को गेन कर सकें। तो मसल सेल्स में होगा, और आरबीसीज में होगा, रेड ब्लड सेल्स में, या मैं ये कह सकती हूँ नॉट इन ऑल बट इन सम बैक्टीरिया। अच्छा, वो बैक्टीरिया हो कौन से सकते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कर्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये कहानी होगी। आज हमें बस यही पढ़ना है कि कैसे होगा इनमें। देखिए यहाँ पे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि
बात तो इसकी है ना, हम तो इसको पढ़ रहे हैं ना, कल भी हमने शुरू कर दिया था कि क्या होने वाला है पायरुविक एसिड के साथ, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड का बोलिए या ग्लूकोज का बोलिए, तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें इतना अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और जो टीसी साइकिल या क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड करेगा, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो यहां तो हुआ क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इन दी एब्सेंस ऑफ अगर पायरुविक जो ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड अगर एंटर करते हैं तो वो चलाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन या हम इसे फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहां तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पर होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चों, आपको पता है, ऑफ, आप ग्लूकोज कह दीजिए या पायरुविक एसिड कह दीजिए, एक ही बात है ना, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग अलग होगा। एक में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, अगर वो यीस्ट सेल्स के अंदर चल रहा है। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने इन यीस्ट सेल्स से जो बनने वाला प्रोडक्ट है अल्कोहल, उसको यूज किया किसमें, फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में, ठीक है। कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम वोडका में अल्कोहल का कंटेंट कितना परसेंट होता है, सबसे ज्यादा उसी में होता है, नियर अबाउट 60%, 60%, ठीक है, अल्कोहल कंटेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम बात करते हैं सबसे लेस अमाउंट ऑफ जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो बियर में होता है, ठीक है, नियर अबाउट 5 to 7% ओनली। तो सबका अलग अलग रेशियो है। 12th क्लास में एक चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो वहां पे पूरा टेबुलेटेड फॉर्म है, उसको हम वहां डिस्कस करेंगे कि किसमें कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल होता है। अच्छा, जो बियर है वो तो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जा रही है, क्योंकि उसमें आपको पता है कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि 13% से अगर कम अल्कोहल बन रहा है या अप टू 13 बन रहा है, तब तक तो ये सेल्स जिंदा रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरी करेंगे, अच्छे से चलाएंगे उसे, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 13% अल्कोहल है तो वो यीस्ट सेल्स को ही क्या कर देगा, उनके लिए टॉक्सिक हो जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। जब यीस्ट सेल्स ही खत्म हो गए तो फर्मेंटेशन होगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में यानी कि जितने भी हाईली जो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं या हाईली अल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, उनमें जो एडिशन किया जाता है अल्कोहल का, वो नेचुरल फर्मेंटेशन के थ्रू नहीं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ऐड किया जाता है। मोर देन 30% अल्कोहल जिसमें भी आता है। क्लियर है ये पॉइंट। और ये जो लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा है ह्यूमन बींग्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन दो तरह का, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो इस सेल्स में होता है, और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कुछ बैक्टीरिया में और ह्यूमंस के मसल सेल्स और आरबीसीज में होता है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो फर्मेंटेशन में कुछ भी नहीं है समझने का, बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि फर्मेंटेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है। अगर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जा रही है तो इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इथाइल अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा, CO2 का भी रिलीज होगा इसमें, ठीक है, क्या होगा, CO2 का भी रिलीज होगा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म क्या क्या होंगे, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और बन किससे रहा है, पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड कैसा है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 1 कार्बन रिलीज हो जाता है यहाँ पे, है ना, तभी तो 2 कार्बन है। और वो किसके थ्रू रिलीज होता है, एंजाइम्स का हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, कल शायद थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इथाइल अल्कोहल के साथ साथ में CO2 रिलीज हो जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, लेकिन वो ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी होती है, इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं बनती है, ठीक है। चलिए अब इसको समझना शुरू करते हैं कैसे। हमें पता है यहाँ पर जो एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वो कौन कौन से एंजाइम होंगे, वो 2 एंजाइम होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है
ये CO2 को रिलीज करा रहा है, पूरे प्रोसेस से बाहर रिलीज आउट करा रहा है। तभी तो वो 3 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, जो पायरुविक एसिड है, इससे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। दूसरा एक एंजाइम तो ये हो गया पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। दूसरा इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है ना। तो यहाँ पर बनाना तो ये है ना आपको 2 कार्बन कंटेनिंग। चलिए इसने तो इसको रिलीज करा दिया, 3 से 2 कार्बन रह गए। तो जो सेकेंड कंपाउंड, जो सेकेंड एंजाइम होगा दैट विल बी अल्कोहल, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, 2 हाइड्रोजन का, वो हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ही बनवाएगा इथाइल अल्कोहल को। कार्बन का तो बैलेंसिंग इसने करवाया, हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग होगा वो ये एंजाइम करवाएगा। यहां तक में कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ना शुरू करें। देखिए हमने पढ़ा था, ये मैं रब कर रही हूं ऊपर वाला, नोट कर लिया आप लोगों ने? एंजाइम्स के नेम नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, एक स्टेप और लिख देती हूँ फिर नोट करिएगा। देखिए आपको याद है ना, हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो जहां पर 2,3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था, उसे एक स्टेप आया था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वहां पर एक रिडक्शन प्रोसेस हुआ था, NAD का रिडक्शन हुआ था, उसमें एडिशन हुए थे हाइड्रोजन, किसमें कन्वर्ट हुए थे? वो NADH2 में। कल भी मैंने आपको बताया था कि वो जो NADH2 होते हैं उनका क्या यूज होता है। तो बेटा उनका एक ही यूज होता है कि वो NADH2 कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे ना, साइटोप्लाज्म में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। अगर एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पर 2 NAD यूज हो जाएंगे तो फिर और वापस से अगर ग्लूकोज आएंगे तो उनके लिए कहाँ से NADH आएगा, है ना? उनके लिए कहाँ से जो NAD रिडक्टेज है वो कहाँ से आएगा? फिर रिडक्शन तो होगा ही नहीं। और अगर रिडक्शन नहीं होगा तो पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, और अगर पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा ना कंप्लीटली, है ना? ये तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, साइकिल करने के लिए ये फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। कल हमने एक पॉइंट लिखा था ना कि जो फर्मेंटेशन है वो हजार्डियस प्रोडक्ट्स को फॉर्म करती है, चाहे वो इथाइल अल्कोहल बन रहा है या वो आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है, दोनों ही बेकाम के हैं, पर फिर भी फर्मेंटेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है अगर ये हजार्डियस प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रही है तो इसीलिए बिकॉज यहाँ पर रीऑक्सीडाइज या रीऑक्सीडेशन होता है उस NADH2 का, ताकि एक तो बैलेंसिंग में इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन को चाहिए, यहाँ पे वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? उस NADH से आएंगे, और वो NADH वापस से NAD में कन्वर्ट कब होगा? यहीं से कन्वर्ट होगा, फर्मेंटेशन से कन्वर्ट होगा। तो साइटोप्लाज्म इस तरह से उसकी क्या रहेगी? प्रॉपर बैलेंसिंग रहेगी। तो मैं ये पॉइंट और लिख देती हूँ यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इन दिस साइकिल फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है? NADH प्लस H प्लस का क्या होता है? रीऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? इज रीऑक्सीडाइज्ड, रीऑक्सीडाइज्ड। और किस में रीऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो? टू वही NAD में। तो यहाँ पे आपको याद है ना 2 मॉलिक्यूल्स थे, है ना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 का रीऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे 2 NAD के मॉलिक्यूल में, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है? क्योंकि हो क्या रहा है? रीऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए हम फर्मेंटेशन को बोलेंगे क्या? कि ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। ये पॉइंट और लिख लीजिएगा बस, फर्मेंटेशन, क्योंकि इसका हो रहा है रिडक्शन, है ना? वहां हमने क्या लिखा था? फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन का क्या हुआ था? एडिशन हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल होगा इनका, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? फर्मेंटेशन इज अ रिडक्टिव प्रोसेस। आ जाता है कभी कभी कि फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है? तो रिडक्टिव प्रोसेस है। जल्दी से नोट डाउन करिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है।
देखिए नीचे, फर्मेंटेशन इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस है, बस आप ये वर्ड नोट कर लीजिएगा। कैसे रिडक्टिव प्रोसेस है, क्यों ये हजार्डियस होते हुए भी जो उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फिर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए बहुत ब्रीफ में, आपको पता है जो कल हमने पढ़ा था, आई मीन पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है, जो कि कैसा है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, यहाँ पर फाइनली क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, और इस स्टेप में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल का यूज हुआ था और 2 एडीपी प्लस 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म हुए थे। एट लास्ट यहाँ पर अल्टीमेटली, ठीक है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। बहुत ब्रीफ में पूरा हम पढ़ चुके हैं। जब ये फॉर्म हुआ था तो 2 जगह पर, है ना, क्या हुआ था, एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, 2 एटीपी, और ऐसे ही यहाँ पर 2 एडीपी, यानी कि 2 जगह पर फॉस्फोराइलेशन हुआ था एडीपी का और फॉर्मेशन हुआ था 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर एक और भी कहानी हुई थी, जब इससे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ था, याद आया, रिडक्शन हुआ था। किसका रिडक्शन हुआ था, NAD का, 2 मॉलिक्यूल्स थे और वो कन्वर्ट हुए थे 2NADH प्लस H+ में, इनका रिडक्शन हुआ था। आया कुछ याद, है ना, रिडक्शन मतलब यहाँ पर एडिशन हुआ था हाइड्रोजन का, और ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल, है ना, ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो था ये रिड्यूस हुआ था इसमें। अच्छा, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस था। इसके बाद में जो नेक्स्ट था, आपको पता है ना, कल हमने लिखा था कि जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, एसिटैल्डिहाइड में। डायरेक्ट तो नहीं होगा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट। तो ये जो एसिटैल्डिहाइड है ना, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि इस स्टेप पर एक CO2 का रिलीज हुआ, ठीक है। एक पायरुविक एसिड से एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो मतलब 2 पायरुविक एसिड है तो कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 2 CO2, वेरी गुड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। अच्छा, इसको रिलीज कराया किसने, एंजाइम का नाम बता दीजिए, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, है ना। तो यहाँ पर जो एंजाइम आया वो कौन सा था, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने डीकार्बोक्सिलेशन कराया, ऐसे कह सकते हैं हम। ये जो एसिटैल्डिहाइड है ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एसिडिक था, है ना, CH3COCOOH ये था, लेकिन ये कैसा है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट इज CH3CHO, यही तो होगा ना, CH3CHO। इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 रह गए यहाँ पे, 6 में से 2 निकल गए थे तो 4 रह गए, और CH3CHO। अब देखिएगा ये जो एसिटैल्डिहाइड है ना, इससे अल्टीमेट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो बनेगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये बन गया। अभी तक कौन आ रहा है क्लास में इतना लेट, टाइम होने वाला है जब, ठीक है। इससे क्या बना है, हाँ, CO2 तो ये रिलीज हो गया ना, ये हो गया यहाँ पे रिलीज हो गया ना CO2 का। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना ना इथाइल अल्कोहल बना है इससे। वो जो CO2 हम प्लस लिखते हैं ना CO2, वो ये वाला CO2 होता है। आया समझ में, इस एंजाइम की हेल्प से पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, तो ये वाला CO2 रिलीज हो गया यहाँ पे, और ये इथाइल अल्कोहल लास्ट का प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट बन रहा है। आपको पता है कि जनरली जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, यही तो होता है ना, है ना। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखिएगा ध्यान से समझना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 3 और 1 4, है ना, 4 थे ना यहाँ पे, 3 और एक 1।
ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6 और 1 7 है। अच्छा यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 और एक 6 है, यहाँ पे 12 हो गए, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसके साथ में, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो एडिशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आए यहाँ पे, चलिए कार्बन तो सेम है, जितने यहाँ थे उतने यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ से 2 रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको समझना है। ये जो NAD थे हमें पता है ना, ये कहाँ थे, साइटोप्लाज्म में थे। अब ये साइटोप्लाज्म में एक लिमिटेड स्टॉक है ना, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड स्टॉक है, लगातार पड़े हुए हैं उसके अंदर में। अब अगर ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि जने कितने सारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, तो इसका मतलब तो ये तो लिमिटेड स्टॉक है, खत्म हो जाएगा। ये खत्म भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर एडिशन भी होना है ना। तो ये काम कौन करेगा, यानी कि ये वाले जो क्या है आपके NADH2 है ना, NADH 2 मॉलिक्यूल है ये ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस 2H प्लस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका रीऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनका रीऑक्सीडाइज होगा, इस तरह से ये यूज होंगे और ये 2NAD के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। तो वहां से जो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आए हैं वो यहाँ इस एसिटाल्डिहाइड के ग्रुप में आकर के क्या बनाया, इन्होंने इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको बोला था ना कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, भाई रिडक्शन ही तो हो रहा है, अगर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन है, अगर एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन है, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए तो हमने फर्मेंटेशन इज अ रिडक्टिव प्रोसेस लिखा था ना स्टार्टिंग में, तो वही रिडक्शन यहाँ से हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए हैं वो यहाँ से आए हैं, और ये जो NAD है खत्म ना हो जाए साइटोप्लाज्म में इसका स्टॉक, ये वापस से कहाँ चले जाएंगे, यही साइटोप्लाज्म में, है ना, और ये लगातार यूज होते रहेंगे इस तरह से। आया समझ में कि नहीं आया। ये वाले जो NAD है ये वाले, ठीक है, ये कहाँ यूज हो रहे हैं, मैं इसको अलग से कर देती हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, ये आपके वापस से ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में फिर से एंटर कर जाएंगे। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ होगा इस पूरे प्रोसेस के लिए, रीऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, रीऑक्सीडाइज, आप इसे लिख लीजिएगा, रीऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, रीऑक्सीडाइज। किसका रीऑक्सीडाइज हुआ है, इसका हुआ है, किसमें हुआ है, इसमें हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, किसकी प्रेजेंस में हुआ है, एंजाइम का नाम सबसे इंपॉर्टेंट, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम हमने यहाँ यूज किया था। 2 एंजाइम के हमने नाम लिखे थे, दूसरा वाला एंजाइम जल्दी से बताइए कौन सा रिमेनिंग है, अभी एक एंजाइम रिमेनिंग है, क्योंकि बना क्या है, एल्कोहल बना है ना, और हुआ क्या है, एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा एक तो ये हो गया एंजाइम का नाम। यहाँ पर ना जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में कोफैक्टर्स यूज करे थे ना, जहां जहां पर एंजाइम से जहां पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा था या कंजम्पशन हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन, और लास्ट वाले 10th स्टेप पे एक पोटेशियम आयन का यूज हुआ था। तो यहाँ पर भी एक कोफैक्टर आयन जरूर यूज होगा इस पूरे प्रोसेस में, और वो होगा बेटा जिंक आयन, ठीक है, ये Zn2+। आया समझ में। तो ये जो एंजाइम होगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इस कोफैक्टर आयन के साथ में मिलकर के इस NADH2 का क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा, उससे जो हाइड्रोजन्स रिलीज होंगे उनको यहाँ पर ऐड करके इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और जो ये NAD का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ये वापस से ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर जाएगा और इस तरह से साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा। तो जब जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो जो NADH है ये इस तरह से लगातार रिसाइकल्ड होता रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया। इसीलिए हमने बोला था कि भले ही से ये हजार्डियस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जरूरी है। फिर भी जरूरी क्यों है, इसलिए बहुत जरूरी है ताकि ये क्या हो सके, मेंटेन हो सके, रिसाइकल्ड हो सके।
इज इट क्लियर और नॉट? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन समझ में आया कि नहीं आया सबको? जल्दी से बताइए, आया ना सबको अच्छे से? प्लीज नोटिस डाउन जल्दी से। हो गया? ओके, रब कर दूं? सबका हो गया ना? NAD इज रिसाइकल्ड एवरी टाइम, इज इट राइट? हाँ जी, रिसाइकल्ड होगी एवरी टाइम, इज इट? बिल्कुल राइट है। लेकिन याद रखना जब एनारोबिकली रेस्पिरेशन की बात होगी तब है। अगर यही एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो वहां पर जो ये NADH होता है ये अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर में हिडन फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज कर देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। फिलहाल हम फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में ये हर स्टेप पे इसी तरीके से जब जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो जो NAD आएंगे वो इस तरह से आते हैं। और फर्मेंटेशन तो होता ही है, हम लोगों में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है ना? तो बस, और कोई डाउट? मैम एक बार रिपीट करोगे प्लीज? बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखिए ग्लूकोज का अच्छा आपको ग्लाइकोलाइसिस सबको समझ में आया है ना? अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझ में आ गया है ना तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस दो ही तो आपको स्टेप लर्न करने हैं, एक तो एसिटाल्डिहाइड और एक इथाइल अल्कोहल। ग्लाइकोलाइसिस तक समझ में आना मेन है। ये ग्लाइकोलाइसिस में भी क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। अच्छा, इसका ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है इनकी डेस्टिनी डिसाइड करती है, यानी कि ये अब इन पर डिसाइड होगा कि आगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है इनका कि अभी भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर इस पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना होगा तो उसके लिए जब होगा जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करे या तो, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा है तो पता है सीधी सी बात है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। वो वाला स्टेप हम बिल्कुल अभी टच नहीं करना चाहते, नहीं उसके बारे में कोई बात करना चाहते। जब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन में 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो यीस्ट सेल्स में हो रही है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में हो रही है या ह्यूमन बींग्स के मसल सेल्स में, आरबीसीज में हो रही है। ठीक है, तो अगर उसका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि दोनों में होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन है अभी भी, क्योंकि एब्सेंस है ऑक्सीजन की, दोनों में क्या है? एब्सेंस है ऑक्सीजन की। तो अगर पायरुविक एसिड के पास अभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ तो अभी भी इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही होगा। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में या तो बनेगा इथाइल अल्कोहल या तो बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर इथाइल अल्कोहल बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल इज अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा एक स्टेप पे। तो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा पहले, फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा किस एंजाइम के थ्रू? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से एक कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं इसलिए 2 CO2 को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये जो है 2 CO2। अच्छा, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन तो उतने ही है अभी भी, है ना? यहाँ पे ये एसिडिक फॉर्म में था, ये वाले फॉर्म में था COOH, CH3CO, COOH में, ये CH3CHO है, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और अब जो बनेगा वो एल्कोहल ग्रुप बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, OH ग्रुप, यानी कि वो ये है CH3CH2OH। आप हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कम है वो यहाँ पर है, एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का यहाँ पर, और एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। तो वो जो हाइड्रोजन आ रहे हैं ना इसमें बैलेंसिंग करने के लिए वो यहाँ से आ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस के जब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना था उसमें जो NAD का रिडक्शन हुआ था उससे बने थे 2NADH2। ठीक है, और यहाँ पे बेटा आप 2 जरूर नोट करिएगा इसको, है ना? अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हो NADH2 तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ कोफैक्टर आयन, और उसने इसको रीऑक्सीडाइज कराया। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इसका तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन।
तो इसका रीऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर, इसमें कन्वर्ट हो गया ये, इसके जो हाइड्रोजन रिलीज हुए वो यहाँ पर आकर के उन्होंने इथाइल अल्कोहल को फॉर्म कर दिया, और ये जो NAD है, ठीक है, ये NAD वापस से कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, और फिर से जब एक नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा तो फिर से ये प्रोसेस चलेगी। नाउ पूनम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूनम, पूनम, इट इज क्लियर और नॉट बेटा, जल्दी से बोलिए। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है ना, अब जो दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो तो इससे भी इजी है, क्योंकि हमें पता है ना लैक्टिक एसिड में कोई कार्बन नहीं फॉर्म होता है, यानी कि जो ये वाला स्टेप है ये उसमें नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट पायरुविक एसिड से फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी एसिडिक कंपाउंड है, वो भी एसिडिक कंपाउंड है, उसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, सेम टू सेम कहानी उसमें भी होती है, बस कहाँ डिफरेंस होता है वो आपको समझना है। ये रब कर दूं मैं, पूरा रब नहीं करूंगी इसको क्योंकि मुझे वापस से इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, उसमें एक और भी बात होती है, वो ये है कि ये भी सेम है, जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें भी वही कहानी होगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही होगा, ग्लूकोज कह लीजिए या पायरुविक एसिड कह लीजिए, ये भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। बस डिफरेंस क्या होगा इसमें, मुझे ये बताइए आप सोच करके समझ करके कि इसमें कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप मिसिंग है, होगा ही नहीं, तो इसमें कितने एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एक या दोनों ही, बताइए। और अगर वो एक है तो कौन सा एंजाइम होगा, समझना है, चीजों को रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड हम कौन सा पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां तक तो सेम है बिल्कुल, ये जो पायरुविक एसिड है वही इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुविक एसिड का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ह्यूमंस के मसल सेल्स या आरबीसीज में होगा, या कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनमें होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इसका जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी लैक्टिक एसिड। इसमें कार्बन का रिलीज नहीं होगा, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि इसमें भी इनकम्प्लीट, या ये वाला स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस आप समझ लीजिए। बस यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड ही तो बनेगा, यही इसका प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। और बहुत वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे और क्या होगा, आपको पता है ना डिकार्बोक्सिलेशन होगा ही नहीं, तो नो CO2 इज फॉर्म, ठीक है, कोई CO2 नहीं बनेगी यहाँ पे, नो CO2 इज फॉर्म। एंजाइम की अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो आप मुझे बताइए, जब ये वाला स्टेप ही नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज तो है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज इज नॉट या इज एब्सेंट, क्योंकि स्टेप है ही नहीं, जब स्टेप है ही नहीं तो वो क्यों प्रेजेंट होगा, उसकी क्या जरूरत है, एसिटाल्डिहाइड थोड़ी ना बनना है यहाँ पे। लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, लैक्टिक एसिड, जैसे वहां पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसीलिए कौन सा एंजाइम होगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसमें, ठीक है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, वहां अल्कोहल बन रहा था इसलिए हमने अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कर लिखा था, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है इसीलिए लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट। और सेम वही काम करवाएगा ये एंजाइम जो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज ने करवाया था, अल्कोहल को फॉर्म कराया था, सेम वही काम ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कराएगा। ये एक तो लैक्टिक एसिड को फॉर्म करेगा, ठीक है, और आपको पता है ना यहाँ पर भी वही होगा सेम, रीऑक्सीडाइज, है ना, रीऑक्सीडाइजेशन होगा, बताइए किसका होगा, वही NaDH2 का, किस में होगा, 2NAD में होगा, NaDH2 NAD में। और इसीलिए ये भी आपको पता है कैसी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं फर्मेंटेशन में
ये भी एक रिडक्टिव प्रोसेस है। यू प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स वेरी फास्ट। इसके बाद हम इसके स्टेप को समझ के क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से नोट करिएगा, बहुत फास्ट। डन। नेहा ने कर लिया, पूनम ने कर लिया, बाकी सबका हो गया। नीचे का दिखाई नहीं देता डिटेल्स। नीचे बेटा ये लिखा हुआ है रीऑक्सीडाइजेशन हुआ है। देखिए मैं बता देती हूँ। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने लैक्टिक एसिड बनवाया, मतलब बनाता है, फॉर्म कराया, और रीऑक्सीडाइजेशन भी यही करवाएगा। NaDH2 का रीऑक्सीडाइजेशन होगा NAD में, ठीक है। और ये भी एक रिडक्टिव प्रोसेस है। आप दिखाई देगा नीचे का? ओके, चलिए रब कर दूं पूरा, रब कर दूं क्या? ओके चलिए, देखिए हमें बस ये रब करना है, बाकी का ये साइड तो रखना ही है क्योंकि हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ग्लाइकोलाइसिस तो है ही, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक चले चाहे वो एनारोबिक चले, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ग्लाइकोलाइसिस के पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था? ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन पाथवे, है ना, एक कॉमन पाथवे है फॉर ऑल रेस्पिरेशन और हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, ठीक। ये यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है, क्या कहानी होगी? लैक्टिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं अब हम, ठीक है। आपको पता है जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, है ना। एक एसिडिक है, ये एसिडिक ग्रुप है लैक्टिक एसिड, वो पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 1 2 3, ठीक है। आप इसे ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो भी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, CH3, फिर क्या हो जाएगा CO और COOH, ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब यहाँ पर आता है बेसिकली कि जो ये एसिडिक यानी कि जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। एंड हमें पता है कि जो लैक्टिक एसिड है वो भी कैसा है? उसमें भी देखिए लैक्टिक एसिड ही बोल रहे हैं ना, यानी कि है तो वो भी एसिडिक ग्रुप, लैक्टिक एसिड, है ना। इसमें कन्वर्जन होगा इसका पायरुविक एसिड का। तो आपको पता है कि है तो ये भी क्या है? एसिडिक है, COOH लिख दिया हमने यहाँ पे। क्या है ये? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अच्छा, नॉर्मल में ये क्या था आपको पता है ना, हाफ कर दिया था हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ऐसा ही था ना, C3H6O3, ऐसा ही ये भी है, C3H6O3 एसिडिक ग्रुप है इसमें, इसमें CH3CO COOH है, CH3 तो यहाँ पर भी है। बस एक डिफरेंस जो आपको आना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है जनरली, दैट इज व्हाट, वो यहाँ पे होगा CHOH, क्या हो जाएगा? CHOH। आया समझ में? 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं, 3 4 5 6 कुछ तो भी नहीं है ना, इसमें भी सेम वही कहानी है। यहाँ पर भी क्या हो रही है? बैलेंसिंग ही हो रही है। कोई यहाँ पर हाइड्रोजन की मतलब हम ये कह सकते हैं एडिशन की जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी ये वाला जो स्टेप है वो तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रीऑक्सीडाइज तो होना तो बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? पक्का से ना? इतने टाइम में लेट कौन आया है भाई? रविंद्र आज इतना लेट आया है क्लास में? इतना लेट आए हो रविंद्र आप क्लास में? क्लास पूरी ओवर होने जा रही है, आप मीना आप आए हो, ठीक है। CH3 CHOH और COOH ये है किसका? लैक्टिक एसिड फॉर्मूला, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। सेम है, 3 कार्बन है। यहाँ पर भी क्या होगा? वही सेम जो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला जो 2 NaDH प्लस 2H प्लस है ना। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये
2NADH2 लिख देती हूं मैं, है ना। ये इसका क्या हुआ है, रिडक्शन होगा और किस में होगा, वही सेम 2NAD में हो गया। यहां पर जो एंजाइम होगा बताइए, अभी मैंने आपको नाम लिखवाया था ना उस एंजाइम का, कौन सा नाम लिखवाया था उस एंजाइम का, जल्दी से बताइए। बन क्या रहा है, वेरी गुड, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इसका यहां पर भी क्या हो रहा है, रीऑक्सीडाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर जिंक आयंस। और ये जो NAD है ना, ये वापस से यहां साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, यानी कि यहां पर भी क्या हुआ है, रीऑक्सीडाइज ही हुआ है। किसका हुआ है, NADH2 का हुआ है। और ये वापस से रिसाइकल एंटर कर गया साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से क्या रहेगा, लगातार होती रहेगी बैलेंसिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये वापस से किसमें चला गया, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक NADH2 इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD, ठीक है। उसके आगे फिर क्या लिखेंगे, विच इज, ये जो NAD होगा विच इज यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ठीक है। ये हमारी NCERT में भी दिया हुआ है। NCERT में सिर्फ यही दिया हुआ है कि जो ये NADH2 का रीऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ये हर तरह के ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है। तो हर तरह के ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हमने यहाँ पे इसको देख लिया है कि फर्मेंटेशन, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों में ही इसका रीऑक्सीडाइजेशन होगा, जस्ट टू मेंटेन और जस्ट टू आप कह सकते हो रिसाइकल करने के लिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म में लिमिटेड स्टॉक है इसका। ऐसा नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड स्टॉक है, जितने भी मर्जी ग्लूकोज को आप उसमें ऑक्सीडाइज करा लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो NAD आते हैं वो यहाँ से लगातार इसमें इस तरह से कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं। क्लियर है, दिस वॉज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कोई डाउट है जल्दी से बताइए, नहीं तो इसका बस एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और फिर क्लास को बिल्कुल एंड करते हैं। जल्दी बताइए, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए आप नोट करिए इसे, और मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ बस आपके साथ में, नहीं, ओके, ठीक है। हाँ जी, NADH2 इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD, और वो जो NAD होगा विच इज यूटिलाइज्ड इन एवरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। क्लियर है, विच इज यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलाइटिक, एवरी ग्लाइकोलाइटिक, जितनी बार भी ग्लाइकोलाइटिक साइकिल चलेगी ना, हर बार वो NAD इस तरह से इसमें यूज होगा। कहाँ पर, वो जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा तब इसका रिडक्शन होगा। क्लियर है, ओके। ये रब कर दूं मैं, चलिए मैं ना ये वाला साइड रब कर देती हूँ, क्योंकि आपने ये तो पहले भी नोट किया होगा ना। एक क्वेश्चन में यहाँ पर सपोज करिएगा, देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर फर्मेंटेड हो रहा है, देखिए क्वेश्चन है ये, इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड, ठीक है, इनटू, किसमें हो रहा है, मतलब नहीं है, आपको ऐसे दे दिया उन्होंने, इनटू एल्कोहल, वही सेम इथाइल एल्कोहल, या लैक्टिक एसिड में, या लैक्टिक एसिड में। ये क्वेश्चन है कि अगर वो इसमें हो रहा है, ठीक है, तो आप बताइए यहां पर, देन व्हाट विल बी नेट रिलीज ऑफ ATP। कोई बताएगा मुझे इसका आंसर कितना आएगा। हमने पूरे साइकिल में देखा ना, ATP तो हमने कहीं पे भी नहीं लिखा था ना, कहीं भी ATP तो बना ही नहीं है, हाँ या ना, नहीं ना। लेकिन जो ATP बना था वो कहाँ का बना था, वो ग्लाइकोलाइसिस का बना था, और ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन कितना हुआ था, 2 ATP का। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा,
फर्मेंटेशन में अपना तो कोई एटीपी नहीं बनता है, लेकिन फर्मेंटेशन तो तभी होगी ना जब ग्लाइकोलाइसिस होगी। अगर ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं होगी तो फर्मेंटेशन भी नहीं हो पाएगी। और ग्लाइकोलाइसिस में 2 नेट गेन बनते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का नेट रिलीज आउट हुआ था लास्ट स्टेप में जाकर के। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 एटीपी। अब वो आपसे एल्कोहल करके पूछे या वो आपसे लैक्टिक एसिड करके पूछे, पर आपका आंसर 2 एटीपी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हाँ क्या टेस्ट में आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स अकेला एक चैप्टर है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।